दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, सरकार ने यूपीएस यानी एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी। वो एनपीएस से अलग है और ओपीएस से भी यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से भी अलग है, न्यू पेंशन स्कीम से भी अलग है। नाम दिया गया यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यूपीएस। ओपीएस और एनपीएस से अलग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जिस पेंशन की घोषणा की गई है, क्या कर्मचारी खुश हैं? और आखिर इस पेंशन के पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है? दो अलग अलग मुद्दों पर इस पेंशन की स्कीम की चर्चा हो सकती है। एक कि कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, किसी मार्केट फोर्स का दबाव तो नहीं है, और दूसरा कि कर्मचारियों को मुलम्मा देने की कोशिश तो नहीं है। क्या वाकई कर्मचारी इस पेंशन स्कीम से खुश हैं? और इन दोनों पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात, 2 दिनों पहले एक खबर आई और वो खबर आप सब ने देखी होगी, ज्यादातर हमारे दर्शक ने देखी होगी। खबर यह थी कि इस देश में कार डीलरों के पास, जो भी कारें और एसयूवी बेचने वाले जो डीलर हैं, उनके पास 73,000 करोड़ की कारें गोदामों में पड़ी हुई है। उनका कोई खरीदार नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश के मिडिल क्लास ने ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर कहीं भी पैसा लगाना बंद कर दिया है। वो बचत पर ध्यान दे रहा है, वो बैंकों में भी पैसा रखना कम कर दिया है, ज्यादातर पैसे म्यूचुअल फंड में लगा रहा है। ये तमाम खबरें आपने देखी होगी कि ये खबर 2 दिनों तक खूब चली है। और उसके बाद कल एक बड़ी खबर आई, कल शाम में। उस वक्त यह खबर आई जब राहुल गांधी इलाहाबाद से सामाजिक न्याय को लेकर एक बड़ी घोषणा कर रहे थे। प्रयागराज की धरती पर इतना बड़ा ऐलान, सरकार को खुला चैलेंज दे रहे थे आरक्षण बढ़ाने और जाति गणना के मुद्दे को लेकर। जिसके बाद आनन फानन में कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में यूपीएस की, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की मंजूरी दी जाती है। कर्मचारी संगठनों की पुरानी मांग रही है। तो अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सत्ता में ऐसे लोग तो आकर नहीं है, ऐसे लोगों ने इस यूपीएस की ड्राफ्टिंग तो आनन फानन में नहीं की है, या आनन फानन में इसे लाने का फैसला तो नहीं किया है कि 73,000 करोड़ की जो कारें गोदामों में पड़ी हुई है, उन कारों को बिकवाने के लिए सरकारी कर्मचारी कम से कम जो रिटायर हो रहे हैं उनमें से ही ज्यादातर लोग कारें खरीद ले। भारत में एक प्रवृत्ति होती है कि रिटायरमेंट के वक्त या रिटायरमेंट के तुरंत बाद लोग गाड़ियां खरीदते हैं कि आराम की जिंदगी जीने का वक्त आ गया, तो अब कौन जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने, एक गाड़ी अपने पास होनी चाहिए। तो एक आशंका उधर जाती है कि आखिर लोगों को पैसा इंजेक्ट करने पर नरेंद्र मोदी सरकार कैसे इतनी मेहरबान हो गई। दूसरा, आपने देखा होगा कि बैंकों में लोग पैसा कम रख रहे हैं, ये खबरें भी चल रही है। ज्यादातर पैसे लोग ज्यादा रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। बैंकों के पास पैसा कम हो रहा है तो बैंकों की लोन देने की क्षमता भी घट रही है। जब पैसे ही लोग बैंकों में नहीं रखेंगे, ज्यादातर एफडी लोग नहीं कराएंगे, तो आखिर वो कहां से देंगे? एसबीआई का ही एक आंकड़ा आया था, जिस आंकड़े के बाद कई लोगों के कान, सत्ता में बैठे हुए लोगों के भी कान खड़े हो गए कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब जमा कम हो गई है तो इसके पीछे कारण क्या है? लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए कि बैंक में पैसे रखें। बैंक में जितना एफडी पर ब्याज मिलता है, जितना सेविंग्स पर ब्याज मिलता है, जितना किसी एमआईएस स्कीम पर ब्याज मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा लोगों को म्यूचुअल फंड में मिलने लगा। ऐसा मार्केट एक्सपर्ट का मानना है, बाजार को समझने वाले लोगों का मानना है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को समझने वाले लोगों का मानना है। तो क्या उस पैसों को वापस बैंकों की तरफ लाया जाए? और बैंकों की तरफ कैसे लाया जाए? ईएमआई पर लोग कार खरीदना शुरू करें तो एक और 73,000 करोड़ की जो कारें फंसी हुई है वो भी निकल जाए, और ईएमआई के रूप में लोगों के पास बैंक पैसे दे तो ईएमआई के रूप में बैंकों के साथ लोगों का एक व्यवहार कम से कम शुरू करने का मौका मिल जाए। आखिर कारण क्या है कि आनंद फानंद में शनिवार के दिन, जो केंद्र सरकार में छुट्टी का दिन होता है, शनिवार और रविवार का दिन, उस दिन कैबिनेट की बैठक होती है और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की घोषणा होती है।
35-40 लाख भारत सरकार के कर्मचारी हैं और स्वाभाविक है कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों की भी पेंशन ज्यादातर राज्यों में बंद है, वो ओपीएस की जगह एनपीएस में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखा देखी राज्यों पर भी दबाव है, वो भी करेंगे। तो तकरीबन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच जो सरकारी कर्मचारी एनपीएस में है, उन कर्मचारियों को यूपीएस दिया जाए और यूपीएस के नाम पर इतनी चीजें देने का वादा किया जाए जिससे उनकी परचेजिंग पावर को, उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सके। लेकिन क्रय शक्ति को बढ़ाना क्या कारों की खरीदारी करने की मंशा से तो नहीं किया जा रहा है कि जो कारें गोदामों में सड़ रही हैं, मॉडल पुराना हो जाएगा तो नहीं बिकेंगी। 2023 की गाड़ी, 2024 की गाड़ी 2025 में कौन खरीदेगा? लेटेस्ट मॉडल लोग खरीदना चाहते हैं, ये मंशा तो नहीं है। खैर, मंशा जो भी हो, जब सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस को क्रोनिक कैपिटलिज्म के नाम से जब सब लोग जानना शुरू कर देते हैं, सबको पता चल जाता है कि इस देश में, ज्यादातर देशों में और आज के हिंदुस्तान में जब ये धारणा बलवती होती जा रही है कि सत्ता कॉरपोरेट के लिए है और कॉरपोरेट सत्ता के लिए है, कुछ दिनों बाद हो सकता है कि ये धारणा भी बनने लग जाए कि सत्ता ही कॉरपोरेट है और कॉरपोरेट ही सत्ता है। खैर, अभी तक गनीमत है कि यह धारणा नहीं बनी है कि सत्ता ही कॉरपोरेट है। आज की तारीख में जो बड़ी कंपनियां हैं जो गाड़ियां बना रही है, तो उनकी गाड़ियों की बिक्री करवाना इसकी मंशा है या नहीं है, इस पर अब आगे पता चलेगा। लेकिन अब हम उस पहलू पर आते हैं कि क्या सरकारी कर्मचारी इससे खुश हैं, एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के इस झोल से। पहली बात, इस देश के कर्मचारियों को पहले ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी, ओपीएस, जिसको चालू करने की मांग वो कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सरकारी खर्च घटाने के नाम पर केपी गीता कृष्णन कमेटी की सिफारिशों के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद बहाल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बंद कर दिया और उसकी जगह एक न्यू पेंशन स्कीम लाई गई और उसका विरोध शुरू हो गया। 20 साल से चल रहा था। तो ओपीएस क्या था पहले यह समझना जरूरी है। ओपीएस में दरअसल कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था तो मोटे तौर पर रिटायरमेंट के ठीक पहले की आखिरी महीने की जो उसकी सैलरी होती थी, उसका वेतन होता था, उसकी तनख्वाह होती थी आखिरी महीने की, उसका आधा, उसका 50% उसे पेंशन के रूप में प्राप्त होना शुरू हो जाता था। मूल वेतन का 50% प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस और बाकी चीजें, उस पर पेंशन उसे मिलना शुरू हो जाता था। मोटे तौर पर कहें तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का, आखिरी वेतन का 50%। उस सुविधा को बंद कर दिया गया और उसके साथ 2 और सुविधाएं बंद हो गई। उस वक्त सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% मूल वेतन और डीए का 10% जीपीएफ में, जनरल प्रोविडेंट फंड में कटवाते थे। उनकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता था। वो उन्हें ब्याज के साथ रिटायरमेंट के वक्त मिलता था, एक मुश्त मिलता था बड़ी राशि के रूप में। इसके साथ ग्रेच्युटी मिलती थी। अब ग्रेच्युटी के फॉर्मूले पर हम चर्चा नहीं करेंगे, मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि रिटायरमेंट के वक्त अगर किसी की ने 35 साल नौकरी कर ली है, 35 साल सरकारी सेवा में बिताकर रिटायर हुआ है, तो उसे 25 लाख रुपए मिल जाते थे, अन्यथा उससे थोड़े कम मिलते थे, कुछ कम मिलते थे, प्लस जीपीएफ का पैसा मिलता था। और ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि सरकारी कर्मचारी को अपनी तरफ से उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था, यानी अपनी सेवा के दरमियान किसी पेंशन स्कीम में उसे पैसा नहीं लगाना होता था। वो सरकार की तरफ से स्वैच्छिक उसे पेंशन मिलती थी, जो अंतिम सैलरी के 50% यानी उसके आधे से शुरू होती थी। फिर सैलरी की तरफ वो भी धीरे धीरे बढ़ती रहती थी। अब उसकी जगह अटल जी के समय में एनपीएस आया। एनपीएस में दरअसल क्या हुआ, न्यू पेंशन स्कीम में, कि पेंशन रिटायरमेंट के बाद एक अलग तरीके से मिलेगी। और वो पेंशन कैसे मिलेगी, उस पेंशन के लिए एक सरकारी कर्मचारी को हर महीने अपने मूल वेतन और डीए का 10% अमाउंट डिडक्ट कराना होगा, उस कटौती करानी होगी। और जितना कटौती कर्मचारी कराएगा उतनी ही सरकार अपनी तरफ से उसमें डालेगी। रिटायरमेंट के वक्त तक एक ठीक ठाक अमाउंट हो गया, ऐसा सरकार का दावा है। जैसे किसी कर्मचारी ने नौकरी ज्वाइन करने से लेकर हर महीने
बेसिक पे और उसके डीए के 10% को कटाना शुरू किया, तो मान लीजिए कि रिटायरमेंट के वक्त उसे 50 लाख रुपए कटवा दिए, तो 50 लाख रुपए उतने ही पैसे सरकार ने भी उसमें अपनी तरफ से जोड़ दिए। पैसा कितना हुआ? 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ रुपए एक सरकारी कर्मचारी के पास यदि रिटायरमेंट के वक्त उसे मिल जाने चाहिए एनपीएस के नाम पर, 1 करोड़ रुपए में से 60% राशि उसे मिल जाती थी, 60 लाख रुपए। अगर उसके पास 1 करोड़ हुए तो 60 लाख, उसका 60% उसे मिल गया। 40% पैसा सरकार रख लेती थी और कहा जाता है कि उस पैसे को स्टॉक मार्केट में कहीं कहीं लगा देती थी। अब उस कर्मचारी की किस्मत है कि वो मार्केट में पैसा डूबा या पैसा बचा। जो डूबा, जो बचा या बढ़ा, जो भी पैसा है उसे उसके ब्याज के रूप में जो भी बनेगा हर महीने उसे मिलेगी। किसी को 1000 मिले, किसी को 5000 मिले, किसी को 2000 मिले, किसी को 3500 मिले। ये कर्मचारी की किस्मत है कि मार्केट में उसका पैसा डूबा या बचा, वो 40% पैसा। अब आगे वो 40% पैसा ज्यादा कहां जाता कहां है? कर्मचारी का देहांत हो गया रिटायरमेंट के मान लीजिए कुछ दिनों के बाद, या स्वाभाविक है, जन्म और मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो वो पैसा उसके आश्रितों को नहीं मिलेगा, वो पैसा सरकार का हो गया। यानी एक तरफ तो वो मार्केट में गया, दूसरी तरफ वो पैसा सरकार का हो गया, जो बचा खुचा है वो भी हो गया। यानी जो 60% मिला था वही कर्मचारी के पास मिला, और थोड़े बहुत जो हर महीने ब्याज के रूप में जिसे एनपीएस कहते हैं वो मिलता रह गया, वही सत्यनारायण के प्रसाद की तरह उसके हाथ आया। उसका 40% पैसा वो उसके पास आना नहीं था। दूसरी बात, ग्रेच्युटी बंद हो गई एनपीएस में। तीसरी बात, जीपीएफ बंद हो गया एनपीएस में। जीपीएफ भी बंद, ग्रेच्युटी भी बंद, और मिलेगा वही जो उसका भी 60% ही जो कर्मचारी ने अपनी तरफ से कटाया और सरकार ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। अब आते हैं कि मोदी जी ने, इनकी कैबिनेट ने कल क्या अनाउंस किया, यूपीएस के नाम पर क्या अनाउंस किया। यूपीएस के नाम पर अनाउंस किया गया कि आखिरी 12 महीने की जो सैलरी होगी किसी कर्मचारी की, उसका एवरेज निकाला जाएगा, उस एवरेज का 50% दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी, कोई सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2024 को रिटायर होता है, मान लेते हैं कि 31 दिसंबर 2024 को कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो आईएएस हो या प्यून हो या क्लर्क हो या मास्टर साहब या प्रोफेसर साहब हो, वो रिटायर होते हैं 31 दिसंबर 2024 को रिटायर होते हैं। तो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में 12 महीने हुए। हो सकता है जनवरी में उनका वेतन 50,000 रहा हो, वेतन बढ़ते बढ़ते उनका 58-60,000 हो गया हो दिसंबर में, बीच में कहीं कोई पे कमीशन आ गया तो हो सकता है ज़्यादा बढ़ गया हो। तो इस 12 महीने में जितनी सैलरी उन्होंने उठाई उसे 12 से भाग दिया जाएगा, तब उसका जो सैलरी आएगा, औसत मासिक सैलरी, उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये एक सवाल है। ग्रेच्युटी फिर भी नहीं, जीपीएफ फिर भी नहीं मिलेगा। ग्रेच्युटी और जीपीएफ भूल जाइए। और उसके बाद ग्रेच्युटी के बारे में ज़्यादा जानकारी अब तक आई नहीं है, हो सकता है कहीं सरकार दे, लेकिन उम्मीद कम लगती है। उसके बाद इस नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में जो पैसा आपने एनपीएस के रूप में 2004 से 24 के रूप में कटाया, उसका कोई माई बाप नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि 6 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे दी जाएगी रिटायरमेंट के वक्त, लेकिन जो पैसा आपने कटाया वो पैसा अब राम भरोसे मान लीजिए कि सरकार का है, वो नरेंद्र मोदी सरकार के खजाने में गया, वो आपको मिलना नहीं है, ये कहा जा रहा है। कोई व्यक्ति 2004 में जॉब में आया तो 2024 तक अगर है तो 20 साल जो भी उसने कटाया वो गया। और ये कटौती अभी कराते रहना है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम मिल गई तो ये कटौती रुक जाएगी, ओपीएस की तरह रुक जाएगी, वो भी नहीं है। यानी जीपीएफ भी नहीं, जो पैसा कटा उसका भी कोई माई बाप पता नहीं चल रहा है फिलहाल, ग्रेच्युटी का भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, और अंतिम सैलरी के 50% में भी 12 महीने के औसत वाला झोल है। यही है यूपीएस। अब सरकारी कर्मचारियों के सामने
दो तरह की बातें सामने आ रही है। पहला, कुछ लोग कह रहे हैं कि एनपीएस सबसे खराब और ओपीएस सबसे बेहतर है, बीच में यूपीएस है, यानी एनपीएस से बेहतर यूपीएस और यूपीएस से बेहतर ओपीएस, और कर्मचारी ओपीएस की डिमांड पे अड़े हुए हैं। दूसरा, एक दूसरी थ्योरी जो सरकार समर्थक लोग ज्यादातर चला रहे हैं, उनका यह कहना है कि एनपीएस और ओपीएस ये सबसे बेहतर है। और तीसरा, सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि ये तो एनपीएस से भी ज्यादा खराब है, उन्हें हर हाल में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो यही इस एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस का पूरा झोल है। ये कंप्यूटर वाला ओपीएस नहीं है, भूल जाइए। यूपीएस नहीं है कंप्यूटर वाला कि कंप्यूटर चला दिया और यूपीएस के भरोसे चल रहा है। यहां कर्मचारियों की जिंदगी के भरोसे का सवाल है। और उस भरोसे पर यह भी देखिए कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या गोदामों में जो कारें सड़ रही है 73,000 करोड़ की, क्या उसकी बिक्री कराने के लिए तत्काल कुछ पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है? आने वाले वक्त में सारा खेल खुलेगा और कर्मचारी संगठन तो फिलहाल मान नहीं रहे हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं उनका रुख क्या होता है। और एक बात तो करीब करीब तय दिखती है कि सरकार यदि बदलती है तो नई सरकार अगर आएगी, हो सकता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ही पूरी तरह से वापस कर दे। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। नमस्कार।